गांधी जी को वार्निंग दी गई थी उस समय कि आप उस समय सिख एसपीजी कमांडोज को अवॉइड कर सकते हैं। सोल्जर कैसे ऑपरेशंस में जाता है और बिल्कुल थ्रेट रहता है, सामने मिलिटेंट्स के हाथ में भी हथियार है, आपके हाथ में भी है, तो क्या जज्बा रहता होगा दिमाग में, क्या चल रहा होता होगा, सोल्जर का माइंडसेट क्या रहता होगा? हमारे आंखों के सामने दो बंदों को नीचे आईडी थी करीब 40-50 किलो की, आरडीएक्स लगा था, वो उड़ा दिया। उनकी लाशें ऊपर उछलती हुई देखी गई। सर मैं, मेरा परिवार, मेरा फ्लैट, मेरी गाड़ी, इससे ऊपर आदमी निकलना ही नहीं पा रहा। मतलब गवर्नमेंट से आप सिक्योरिटी ले भी सकते हो पेमेंट देके कि हमें को अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए बट चाहिए, बट 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 उसके साथ में मैं ये बताऊंगा कि उसका थ्रेट परसेप्शन होना होना चाहिए। चाहिए। जी जी, ऐसे कि नहीं है अगर कि अमीर कोई का चाहे मानो- कि मेरी मिठाई की दुकान है और वो एलिजिबल है, शूटिंग एक्चुअली में बहुत महंगा शौक है। कि आप एक एक्स एसपीजी कमांडो है, ठीक, और ये रूम में 7-8 लोग हैं और हम भी निहत्ते हैं, आप भी निहत्ते हैं। अब आपको कितना टाइम लगेगा हम सबको निपटाने में? अगर मेरे ऊपर कोई पिस्टल तान दे, अगर उन्होंने पिक्चर के माफिक मुझे एक डायलॉग बोल दिया कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, जितना समय लगेगा मैं उतनी में उसकी पिस्टल लेके उसके ऊपर शूट कर दूंगा। गाइज, आई होप आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगे। आज हमारे साथ संजय शर्मा सर हैं, जो कि एडिशनल एसपी एटीएस लखनऊ यूपी पुलिस में हैं। इससे पहले सर ने 1996 में नेवी ज्वाइन करी थी। 1998 में सर ने सीएपीएफ ज्वाइन किया था। 2004 में सर ने यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम क्रैक किया और सर एक्स एसपीजी कमांडो भी रहे हैं। सर ने बीएसएफ में नक्सलिज्म में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सर कश्मीर में काफ़ी टाइम तक सर्व किए हैं। सर के इन सारे एक्सपीरियंस को हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे या इस तरीके के और भी पॉडकास्ट आप देखना चाहें तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक यू। हेलो संजय शर्मा सर, एडिशनल एसपी एटीएस यूपी पुलिस, स्वागत है आपका टॉक विथ मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू डियर मानवेंद्र, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच सर, आप अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ पे आए। सर सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आपकी प्रोफाइल जब मैं देख रहा था तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल थी। आपने 1996 में नेवी ज्वाइन किया, देन 98 में आपने सीएपीएफ ज्वाइन किया, देन 2004 में आपने यूपीएससी क्रैक करके असिस्टेंट कमांडेंट की तरह ज्वाइन किया, प्लस आप एसपीजी में भी रहे हैं, आपने बीएसएफ में नक्सलिज्म एरियाज़ में तैनाती थी आपकी, आप कश्मीर में थे, तो एक बड़ी ही ब्रिलियंट प्रोफाइल थी। तो सर ये आर्म्ड फोर्स में जाने की आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई? देखिए, ऐसा नहीं था कि मेरी इमीडिएट फैमिली में कोई फोर्स में था, लेकिन बचपन से ही एक ख्वाब रहा था। जब मेरे घर के आगे से मेरा GT24 के नज़दीकी घर था, जब फोर्स के ट्रक निकलते थे तो हम एज ए बच्चे उनको सलूट मारते थे। तो उनको देख के एक जज्बा आता था, तो मन था कि जब बड़े होंगे तो हम भी आर्म फोर्स ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से एक स्टार्टिंग होती है बच्चे के अंदर, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर थोड़ा फिजिकल फिटनेस, क्योंकि खेल कूदते थे तो अपना रनिंग वगैरह फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा ध्यान रखते थे। तो मुझे लगा ये स्ट्रीम बहुत अच्छी है, और जनरल तैयारी कर रहे थे, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें तैयारी एक साथ हो जाती है। सर जैसे मैं आपको आजकल के युवा की बताता हूँ कि कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है तो वो उसमें बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैंने ये कर दिया। अब मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, आपने 96 में एक जॉब ली नेवी की, फिर आपने उसको क्विट किया, देन 98 में आपने फिर एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, फिर ज्वाइन किया सीएपीएफ का, देन आपने यूपीएससी क्रैक किया। तो मतलब आप पढ़ने में बड़े अच्छे थे सर, कि क्या था कि जिसकी वजह से ये हुआ? नहीं, ये बात जो आप बोल रहे हैं, एग्ज़ाम ये जितने आपने बताए मेरे उससे भी ज़्यादा एग्ज़ाम निकले हैं वैसे। अब मैं उसको यही कहूँगा कि कभी ना कभी कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, जैसे कहते हैं नर में नारायण। जी जी जैसे मैं नेवी में था तो एक ऑफिसर, ही वाज फ्रॉम द एनडीए, जी। तो ही टोल्ड मी कि आई जस्ट फेस द सम प्रॉब्लम विच डायरेक्टली रिलेटेड टू द माय द कलीग एंड द हॉस्टल फैसिलिटीज। Okay. तो व्हेन आई अप्रोच टू हिम, तो he immediately told me कि संजय, you are not supposed to come direct me, you should come through the chief petty officer and petty officer। तो I was so much the surprise कि मैं 12th किया था, BSc पार्ट 1 में थे उस वक्त, कि हम लोग जा ही नहीं सकते अपने ऑफिसर के पास। तो बोला कि नहीं आ सकते। तो मैं एक दिन बड़ा विचार किया, यार ये मैं किस जॉब में आया हूँ। तो थोड़ा सोचने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, आई हैव टू बी रेंडर माई जॉब। Again, very next day, I approached that officers कि sir, I'm ready to render my the resignation. I promise you, when I entered this premises, I would be the class 1 officer। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैं उसको नेगेटिव मोटिवेशन कह सकते हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ वो भगवान थे मेरे लिए। तो मुझे लगा कि नहीं, अपनी और एजुकेशन जर्नी पूरी करते हैं, बेसिक जो आपकी BSc वगैरह पूरी करते हैं, अच्छे तरीके से करी, मेहनत से करी। मैं बचपन से ही ट्यूशनें पढ़ाता था और मैंने कभी कोचिंग खुद नहीं करी है। मैं तुम्हें यहाँ ये बता दूँ, सब सेल्फ स्टडी किया है।
बीएससी के बाद जितनी भी कंपटीशन की तैयारी करी, जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी चालू की, वो निकला, सब इंस्पेक्टर का निकला, सीएपीएफ का सब इंस्पेक्टर का निकला, एमबीए कैट का निकला, होटल मैनेजमेंट का निकला, लगातार निकलने चालू हुए। मैं ये भी क्रेडिट गो टू, मैं एक थोड़ा ये बताना चाहूँगा मानवेंद्र कि बीइंग ए एल्डर ब्रदर, जी जी कि देखिए होते सबके पास 24 घंटे ही है ना। जी सर। मेरे साथ एक लकी फैक्टर क्या रहा कि मैं 12th क्लास में एक मेडिटेशन से जुड़ गया था, सहज योग से। ओके। तो सहज योग आप किसी से भी जुड़े, मैं आई एम नॉट कि पर्टिकुलर आप सहज योग से जुड़े, जी लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी जो इनर पावर होती है जी सर। वो जागृत होती है। तो ये मैंने खुद महसूस किया है, चाहे मैंने कंपटीशन की तैयारी करी, बुक्स खुलती थी अपने दिमाग में, उससे ग्रेस्पिंग पावर बहुत बढ़ी, आपकी कार्य क्षमता बहुत बढ़ गई, आपको पढ़ने में जो आप पढ़ रहे हैं वो याद भी बहुत आराम से हो रहा था। और इतनी बार ऐसा हुआ कि जो मैंने पढ़ा है वही एग्जामिनर ने मुझसे इंटरव्यू में पूछा, तो मैं कहता इट इज़ द मतलब ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी गॉड। और ये जब भी आती है जब आप स्पिरिचुअली थोड़े से अवेकिन होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, कर सारे लोग रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ हो कि वो औरों के साथ आगे आ जाएं। तो आगे आने के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। तो मैं लकी था कि मैं 12th से ही मुझे ये मौका मिल गया था। आज भी मैं इस जर्नी को कैरी ऑन रखा हूँ। ओके सर। और यही मेरी ताकत है। ठीक है। सर आपकी प्रोफाइल में सबसे पहले मैंने एक चीज़ देखी कि आप एसपीजी कमांडो थे, और ये बड़ा हम एज ए यंग लोगों को बड़ा ही वो लगता है कि यार बड़ा रोचक है कि एसपीजी कमांडो थे सर, और ऐसा था। थोड़ा सर मुझे एसपीजी कमांडो का आपका एक्सपीरियंस बताइए। आप शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे, मनमोहन सिंह जी के साथ थे, और भी काफ़ी प्रेसिडेंट के साथ भी मैंने आपको देखा है, पिक्चर्स आपकी देखी हैं। तो थोड़ा सर ये बताइए सबसे पहले कि एज ए एसपीजी कमांडो क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहती है सर? देखिए एसपीजी का क्या है, ये बनिए से पहले मैं आपको एसपीजी का थोड़ा सा वो देता हूँ आउटलुक कि सिक्योरिटी बहुत सारी होती है। जैसे एसपी का एक अपना सेपरेट कवर होता है, उसके बाद जेड प्लस होती है, जेड होती है, वाई होती है, इवन एक्स तक होती है, इसके पैरामीटर्स हैं। तो जो एसपीजी बोला जाता है तो इसमें बड़ा अच्छा मापदंड है, सिर्फ इसमें लिए जाते हैं पुलिस से और सीएपीएफ से। तो उनकी फोर्स से वहाँ से वो कॉल ऑन करते हैं, वो जब उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं उसके कुछ क्राइटेरिया है कि उनका भाई सर्विस रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, और जो उनके क्यूआरस हैं सारे ना, और इतने साल की सर्विस होनी चाहिए, इतना फिटनेस लेवल होना चाहिए। उसके बाद वो कॉल ऑन करते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो करीब 5 दिन तक का इंटरव्यू चलता है। वो बड़ा लेंदी प्रोसेस, जस्ट लाइक ए सीडीएस। मैं इतना कह सकता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं सुन रहे हैं, जैसे सीडीएस होता है, जैसे उसमें टैट होता है, थ्रेटमेटिक एप्रिशिएशन टैट, और सेट होता है सिचुएशन एप्रिशिएशन टेस्ट, फिर फॉलोड बाय द सो मैनी क्वेश्चंस होते हैं बाय द साइकोलॉजिस्ट, फिर ग्रुप टास्क होते हैं कुछ उसमें, सेम सीडीएस का जैसे एसएसबी होता है या एनडीए का सेम वैसे ही होता है। फिर उसके बाद वो सिलेक्शन आपका हो जाता है, वो आपका वहाँ भेजे। उसमें सबसे जो कठिन एक पार्ट है वो होता है एसएसक्यू। एसएसक्यू एक ऐसी प्रक्रिया है, वो शायद अभी तक किसी ने अपनाई नहीं है। उसमें क्या होता है कि आप सेलेक्ट भी हो गए, उसके बाद आपके जितने रिश्तेदार हैं, सिर्फ आपकी ही इंक्वायरी नहीं होगी, आपके जितने रिश्तेदार हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुर तक की भी उसमें इंक्वायरी होती है कि कोई भी पॉलिटिकली एफिलेटेड तो नहीं है, कहीं पे किसी एसोसिएशन से जुड़ा तो नहीं है, किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। यदि आपका सब कुछ वाइट है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपके परिवार में या दूसरे रिश्तेदार में कोई है, तब भी नहीं लेते हैं। बड़ा अच्छा क्राइटेरिया है। हाँ, अब ये तो हो गया सिलेक्शन प्रोसीजर। एसपीजी इज ओनली मेन फॉर द प्राइम मिनिस्टर। पहले था कि प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी थी और उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर को भी थी, लेकिन 2019 में पार्लियामेंट से एक नया अध्यादेश आया, उसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को कर दी गई, बाकी से ये कवर हटा दिया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी जी के लिए भी थी, राहुल गांधी जी के लिए भी थी, इवन एक्स पीएम हमारे जो मनमोहन सिंह जी से जो अभी दिवंगत हो गए हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थे, उनके पास भी थी, सब लोगों के पास है। अभी सिर्फ जो अभी नया हुआ है रूल, उसमें सिर्फ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए है। ठीक है सर, एसपीजी कमांडो का ट्रेनिंग प्रोसेस कैसा रहता है? एसपीजी की जो आप ट्रेनिंग ऑलरेडी वहाँ जो आता है वो ट्रेंड कमांडो से ही होता है अपनी फोर्स में, पुलिस में, तो वो वहाँ पर भी अपने कमांडो वगैरह करे होता है। लेकिन ये लोग बिल्कुल एंटायरली नए सिरे से फिर कमांडो कराते हैं। उनका अभी 6 महीने का कमांडो कोर्स होता है। ओके 6 महीने कमांडो कोर्स में 40 किलोमीटर की रनिंग हो रही है, और कई 3-4 दिन तक आपका मतलब सोने नहीं दिया जा रहा है। फियर टेस्ट तक होता है उसमें बहुत सारा, मतलब आपसे इतना काम करा लेते हैं कि जो आपकी ह्यूमन की आपका वर्टेक्स है वो आपसे टच करवा देते हैं, वो आपका ऑप्टिमाइम यूज़ करते हैं।
अच्छा, इसमें सबसे अच्छी मैं चीज़ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने एसएसबी भी फेस किया है और ये भी दिया है, इसमें सबसे ज़्यादा आपकी इंटेग्रिटी चेक होती है। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है कि आप ईमानदार कितने हैं, देश के प्रति आप कितने ईमानदार हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ करोड़ों का लालच दे दिया जाए, कुछ एक लालच ज़मीन के टुकड़े का लालच दे दिया, विदेश में सेटल करने का, तो आप कहीं कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएंगे। जैसा कि पहले आपने देखा होगा कि जिनके कारण यानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की वजह से ये बनी थी एसपीजी, तो वैसी कोई पुनरावृत्ति ना हो जाए। तो ये ईमानदारी आपका टेस्ट वहाँ पे पहली वो है। और वो साइकोलॉजिस्ट का इतना फुल प्रूफ उनके टेस्ट सीरीज़ है कि वो आपको जज कर लेते हैं कि आप किस लेवल तक कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो वो कंप्रोमाइज़ जो दिख जाता है फिर उसको नहीं लिया जाता है। और पूरे टाइम आई थिंक सर्विलेंस पे भी रहते होंगे और आप गवर्नमेंट के। हाँ, अगर आप 2 दिन छुट्टी जाते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि मैं अपने किससे मिलूंगा। आने के बाद फॉर्म भरना पड़ता है कि मैं किस किस से मिला, तो वो इंक्वायरी जाती है कि वाकई में ये उन लोगों से मिले हैं, कहीं कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं हो गया, कहीं कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल तो नहीं हो गए, कहीं किसी धर्म के साथ। क्योंकि आप देखिए जब इंदिरा गांधी जी वाला जो इंसिडेंट हुआ है, ऐसे नहीं कि वो अच्छे कमांडो नहीं थे, लेकिन वो अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे, राइट साइडेड थे, राइट विंग थे, तो उन्होंने इस टाइप का स्टेप लिया। तो ये चीज़ वो चेक हो जाती है। सर इसमें एक ये भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी को वार्निंग दी गई थी उस समय कि आप उस समय सिख एसपीजी कमांडोज को अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि इस तरीके से आ रही थी जब ये स्वर्ण मंदिर वाला चल रहा था वहाँ पे कि यू आर मोस्ट थ्रेटेंड पर्सन, नॉट ओनली कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जो स्टेप लिए गए थे ब्लू स्टार वाला हुआ था तो उनको बताया गया था, लेकिन शी वॉज टू मच कॉन्फिडेंट और ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ भी नहीं था, तो हम उसको कैसे जज नहीं कर सकते थे। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। तो वो, लेकिन आज तक आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका में भी अटैक हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी प्रत्याशी थे उनके ऊपर भी हुआ है, और कहा जाता है कि वर्ल्ड की टॉप में अमेरिका की आती हैं सिक्योरिटी एजेंसी, तो जॉन एफ कैनेडी के साथ भी हुआ है। तो बहुत सारी कंट्री के जो शासनाध्यक्ष हैं उनकी हत्याएं हुई हैं, उनका असैसिनेशन हुआ है, लेकिन जब से एसपीजी बनी है आपने देखो कोई भी अटैम्प्ट तक नहीं हुआ है। तो आई एम वेरी लकी कि आई गॉट सेलेक्टेड इन एसपीजी, और मैंने वहाँ का जो सीन देखा है वो वास्तव में बहुत फुल प्रूफ है। उसको बोला जाता है जीरो एरर, वहाँ पे कोई भी गलती का चांस दिया नहीं जाता है। सर एसपीजी कमांडो का वर्क रूटीन क्या रहता है, मतलब जैसे पूरा दिन काम है क्या है, थोड़ा सर मतलब हाँ बताइए आप। देखिए, एसपीजी के अंदर ना कुछ इस तरीके से बटी हुई है टीम है, एचपीटी हाउस प्रोटेक्शन टीम, सीपीटी क्लोज प्रोटेक्शन टीम। तो अगर हाउस प्रोटेक्शन टीम में जैसे हाउस जहाँ पीएम का हाउस है, तो वहाँ पर टीमें बटी होती हैं, वो होती है शिफ्ट वाइज, मतलब 8-8 घंटे की ड्यूटी। ऐसी सीपीटी होती है, तो सीपीटी जो अभी हमें टीवी में दिखती है वो एक ही टीम दिखती है, लेकिन एट ए टाइम 4 टीमें होती हैं, तो वो शेड्यूल के हिसाब से उनकी टीमों की ड्यूटियाँ आती हैं। अब जैसे अगर पीएम कहीं जा रहे हैं, कहीं अगर उनका टूर है, तो उससे पहले एक एएसएल टीम चली जाती है। तो उस एरिया का आपने देखा होगा, जैसे अभी अमेरिका के राष्ट्रपति है, मैं अमेरिका का ले रहा हूँ क्योंकि वो आते हैं आईटीसी के होटल में ठहरते हैं, उनका डेडिकेटेड, और कई सारे जो हमारे शासनाध्यक्ष आते हैं उनको नई दिल्ली में आईटीसी उसमें होटल में ठहराया जाता है। बड़ा अच्छा है, उसकी सिक्योरिटी जो है उस मापदंड को पूरा करती है जो एक होने चाहिए उनकी सुरक्षा में। तो आप देखे होंगे कि अगर उनके प्रेसिडेंट से आने से पहले उनका एक जहाज़ आ जाता है, फोर्स वन का जहाज़ आता है, उनकी पूरी एएसएल टीम आती है। उसका काम होता है कि वो उसने जज करना कि कितने किलोमीटर इन्होंने यात्रा करनी है, कौन कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। फिर उस एरिया में जाके वो देखते हैं, इवन रास्ता देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, अल्टरनेट रूट क्या होगा। अगर कंटीजेंसी हो गई, उसको बोलते हैं कंटीजेंसी रूट, कंटीजेंसी होगी तो नियर बाय हॉस्पिटल क्या होगा। अगर वो रास्ते के आसपास कौन कौन सी हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ से स्टैंड ऑफ अटैक तो नहीं हो जाएगा, स्टैंड ऑफ अटैक लाइक द आरएल और स्नाइपर अटैक, दैट इज कॉल्ड द स्टैंड ऑफ अटैक, है ना। और एक होता है रैमिंग, होता है रैमिंग यानी कि उनके कारकेड में पीछे से कहीं से कोई गली से सीधा बारूद से भरा हुआ कोई ट्रक आया और सीधा कर गया, जो पुलवामा वाला अटैक था वो, है ना। उस तरीके से कोई अटैक तो नहीं होगा रैमिंग वाला, या सीधा अंदर आ नहीं जाएगा। तो एक एक कलवर्ट यानी जो पुलियाँ होती हैं उसको भी गिन लेते हैं बहुत अच्छे। फिर कहीं जगह ऐसी होती है कि जिस जगह से कवर नहीं दे सकते, तो वहाँ पे फिर व्यू कटर लगाया जाता है, वहाँ पे कुछ ऐसा पर्दा या कुछ ऐड लगा दिया जाता है जिससे कि कोई बड़ी बिल्डिंग
वहाँ से देख के उसको टारगेट ना कर सके। अच्छा, हम लोगों को पता नहीं पड़ता है, बट ऐसा होता है कि ऐड लगा दिया या कुछ ऐसा लगा दिया। हाँ, वो सब टैक्टिकली साइटेड होता है ये सारी चीज़ें, एक एक चीज़ का अपना अपना मीनिंग होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी एसपीजी भी इसी तरीके से वर्क करती है। एसपीजी मतलब आप ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बैड वर्ड की हमारी जो एजेंसी है वो वन ऑफ द बेस्ट में आती है। इससे बेटर ही है जो ये हाँ। अमेरिका वाले नहीं, का। बेस्ट में आती है वो, मैं कह सकता हूँ। सर, अभी मुझे इसी पे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। लास्ट ईयर मोदी जी जो हैं वो पंजाब जा रहे थे फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान, और वो पुल के ऊपर पे एक रोक दिया इंसिडेंट गया हो गया था। तो एसपीजी सारे बाहर आ गए थे, कमांडोज जो थे। तो वो एक सिक्योरिटी लैब्स भी लोग उसको बोल देते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जा रहे थे। हाँ, वो मतलब आप उसको एसपीजी की तरफ से लैप्स नहीं कर सकते, तो एसपीजी मोबाइल सिक्योरिटी प्रदान करा रही थी, है ना। जी जी वो वहाँ का लोकल पुलिस का था अरेंजमेंट, जी जो हुआ तो वो उनके एंड से देखने की चीज़ थी जी जो उन्होंने नहीं देखी। लेकिन आप इस चीज़ को देखिए ना कि एसपीजी के होते हुए वहाँ कुछ होने नहीं दिया गया। जी वो कुछ प्लान तो रहा होगा। जी आप देखिए कि कुछ आप वीडियो देखते होंगे कि एक ने मोबाइल फेंका उनकी तरफ तो एसपीजी कमांडो ने पकड़ लिया। जी वाकई में इस तरीके से करी जाती है कि उसकी स्पेशलिटी ये है एसपीजी कमांडोज की कि उसकी रिफ्लेक्सिव पावर जो होती है बहुत बढ़ जाती है। जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती है, लाइक उसको मार्शल आर्ट सिखाते हैं इजराइल के लोग आके, इजराइल के कमांडो। जब मैं था तब भी सिखाते थे, आज भी होता है। फायर की अत्याधुनिक टेक्निक सिखाई जाती हैं कि आप कितनी जल्दी कितनी तेज़ी से आप काउंटर अटैक कर सकते हो अगर आप कहीं अटैक हो जाता है। देखिए एसपीजी की जैसे सीपीटी की टीम हुई, तो सीपीटी का काम होता है या किसी भी एजेंसी का कि इमीडिएटली उसको अपने प्रोटेक्टी को पीपी को लेना और वहाँ से इमीडिएटली इवोकेट करके वहाँ इन से द सेंस जो उनका जिनको प्रिंसिपल प्रोटेक्ट कर रहे प्रोटेक्टिव हैं, प्रिंसिपल प्रोटेक्टिव ओके उसको वहाँ से लेना, इमीडिएटली उस जगह से चले आना। और उसके बाद दूसरी टीम होती है डेडिकेटेड एससीजी स्पेशल एक्शन ग्रुप, जो आप देखेंगे वो उनका काम है उसको न्यूट्रलाइज करना। साथ में जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती हैं उनकी भी टीमें डिटेल होती हैं, फिर वो उस खतरे को न्यूट्रलाइज करती हैं। सर, एसपीजी की पावर क्या होती है? जैसे वो एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी पीपी को कोई एसपीजी प्रोटेक्ट कर रही है और कल को कोई पुलिस वाले से उनको थ्रेट फील हो रहा है, एक आम जनता से थ्रेट फील हो रहा है, तो क्या वो फायर कर सकते हैं? मतलब क्या इस पावर होती है एसपीजी? देखिए ऐसा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एसपीजी को पावर दी गई है। उसके लिए एक ब्लू बुक होती है जो कि एसपीजी द्वारा पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके हिसाब से फॉलो करना पड़ता है। मतलब जो वहाँ पर अगर एसपीजी कवर आ गया तो वो पावर, पहली जो प्राइमरी पावर है वो एसपीजी के उस पर आ जाती है कवर के पास। तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं। और देखिए जहाँ पर भी किसी का ऐसे वीआईपी का मूवमेंट होता है तो जो वहाँ की लोकल पुलिस होती है 100% वो कोप अप करती है। वो कभी भी विघ्न नहीं डालती है बल्कि हेल्प करती है। अब मैंने अभी तक नहीं देखा जो वहाँ के मतलब दीदैन जो वहाँ पे एसएसपी होते हैं, फिर वहाँ के कमिश्नर हुए, वो हमेशा साथ देते हैं। उनको पता है कि किस तरीके से एसपीजी अपना काम कर रही है, उनको आउटर कॉर्डन में भी काम करना है, वहाँ के आगे का देखना है। यानी कि वहाँ के प्रीवियस इंसिडेंट जो मैं आपको एएसएल बता रहा था ना, एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस, तो उसमें यही दिखाया था कि वहाँ पे कोई क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं, वहाँ के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई हैं, कौन प्रो क्लेम्ड ऑफेंडर है वहाँ पर, जो जिन्होंने वो इन चीज़ों में लिप्त रहे हैं, तो उनको सर्विलेंस रखा जाता है। मतलब एसपीजी दिखता तो टीवी में थोड़ा सा है लेकिन बहुत बड़ा कवर, पीछे एक मूव चलता है, बहुत बड़ा मूव होता है। जैसे कोई आता होगा तो वो उससे पहले 7-8-10 दिन पहले ही सारी प्रोसेस शुरू हो जाती हाँ, है। ये ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड की जितनी भी इलीट एजेंसी हैं इस टाइप की, जो वहाँ के प्रेसिडेंट या पीएम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, वो सबका लगभग एक सही है। ठीक है सर, मैंने एसपीजी कमांडोज को, एक बार मैं दिल्ली में गया था तो वहाँ पे मैं राष्ट्रपति भवन और ये वाला एरिया पूरा घूम रहा था, तो एक एसपीजी कमांडो खड़े थे, उन्होंने एक स्पेक पहन रखा था और वो बिल्कुल स्टेट देख रहे थे। बट हमको ऐसा कोई बता रहा था कि वो स्टेट नहीं देख रहे, वो सब तरफ देख रहे हैं, बट वो स्पेक की वजह से आपको पता नहीं पड़ रहा है। इसका थोड़ा राज बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा, वो बड़ा मतलब वो स्पोर्ट्स ही हम लोगों को गॉगल दिया जाता है वहाँ पे। वो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अगर हम किसी रोस्ट्रम पे अगर कहीं लेक्चर हो रहा है पीएम का या हमारे जो प्रोटेक्टी का अगर लेक्चर हो रहा है, तो हम जो उनके साथ खड़े रहते हैं। बट जैसे इतना बड़ा एरिया हुआ, ये पूरा सामने के यहाँ के आपके स्पेक्टेटर हैं, तो उसको वो सेक्टर में बांट देगा, सेक्टर में। फिर एक सेक्टर को वो सैनिटाइज करेगा अपनी गर्दन बिना हिलाए, आंखों से 1-2 ऐसे ऐसे करके ऐसे देखता है जिग जैग वे में। तो क्या होता है, जो संदिग्ध होता है वो वहाँ पे पकड़ा जाता है। उसकी या तो बॉडी लैंग्वेज में कुछ चेंज होगा, उसकी आंखें कुछ अलग टाइप की होंगी, उसकी उंगलियां अलग टाइप से होंगी, वो कुछ ना कुछ हरकत कर रहा होगा, तो हर किसी कमांडोज को एरिया बढ़ जाता है। जैसे ये पूरा एरिया है, उसको सपोज 8 भागों में बांट लिया, आपको देखने में एक लगेगा हमने 8 भागों में बांट लिया, तो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि ये वाले 2 जो कमांडोज होंगे
ये 2 एरिया को देखेंगे, ये वाले 2 कमांडो 2 एरिया को, पीछे वाले 2, उसके आगे के 2, पीछे वाले 2, उधर लेफ्ट साइड के 2 देखेंगे। मतलब इस तरीके से उस पूरे एरिया को कवर किया जाता है। सर इसी पे एक वो ब्रीफ केस भी हम देखते हैं सिक्योरिटी के दौरान, एसपीजी कमांडो लिए रहते हैं, तो वो लोग बताते हैं ब्रीफ केस नहीं होता है, तो वो क्या है सर? देखिए, आप देखते होंगे कि पतला जो दिखता है ना, आपको पतला दिखता जी, है, जी। वो एक्चुअल में आर्म शील्ड होती है। ओके। वो फ्लेक्सिबल होती है, कपड़े की है, पॉलीमर्स हैं उसमें, तो वो 9 mm की गोली वगैरह को उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो इमीडिएटली वो अपने प्रोटेक्टिव पे डाल दिया जाता है और सब लोग उनको घेर लेते हैं। किस तरह एवोकेट किया जाता है कि जो क्वांटम ऑफ जो थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उससे वहाँ से बचा जा सके। सर एक चीज़ और मुझे जाननी है, जैसे अभी कोई रिसेंट में बच्चा है या कोई नया एस्पिरेंट है, वो चाहता है कि वो देश में एसपीजी कमांडो बने, तो सबसे पहले आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? नहीं, पहले तो उसको पुलिस में या सीएपीएफ में आना पड़ेगा। वो किसी भी रैंक में भी आता है, आइदर फ्रॉम द कांस्टेबल से लेकर, देखिए सीएपीएफ में 3 एंट्रियाँ होती हैं, एक कांस्टेबलरी की होती है, एक सब इंस्पेक्टर की होती है, एक असिस्टेंट कमांडेंट की होती है। असिस्टेंट कमांडेंट की यूपीएससी के थ्रू होती है, बाकी वहाँ के वो सब इंस्पेक्टर की एसएससी के थ्रू होती है। अब आपको उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर वहाँ से डिमांड आती है, आप अपना विलिंगनेस दीजिए, आप एलिजिबल होंगे, आपका डिपार्टमेंट वहाँ भेजेगा, फिर उनके जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उससे आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पर किसी फोर्स का एक मेंबर होना पड़ेगा। सर एनएसजी कमांडो और एसपीजी कमांडो में क्या डिफरेंस है? देखिए, एनएसजी कमांडोज जो हैं वो देते हैं जिनके थ्रेट परसेप्शन जिनका ज़्यादा है। आई थिंक अभी 30 से 40 लोगों को दिया रहा है, जिसमें 8-10 प्राइम मिनिस्टर वो हैं, चीफ मिनिस्टर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के पास भी है, और इसी तरीके से 3-4 और स्टेट के मुख्यमंत्री के पास भी है। एनएसजी का है उनके पास। तो एनएसजी में देखिए उनका सीधा काम होता है मोबाइल सिक्योरिटी देना। अगर आप एग्जांपल यूपी का लें, जब माननीय जी जब कहीं जाएंगे तो अब मूवमेंट उनको कवर दिया जाएगा एनएसजी का। जैसे ही वो अपने घर आ जाते हैं, निवास पे आ जाते हैं, हाँ, कालिदास मार्ग पे आ जाते हैं, तो वहाँ की जो लोकल उनके जो सिक्योरिटी पर्सन है, सुरक्षा शाखा द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। कहीं कहीं पर सीएपीएफ की यानी सीआरपीएफ की स्पेशल विंग है, कहीं आईटीबीपी की भी है, तो ये लोग उनको सेकंड कवर देते हैं। तो हाउस प्रोटेक्शन का काम दूसरी टीम का रहता है, एनएसजी का काम तो मोबाइल प्रोटेक्शन। इवन इसके अलावा भी एनएसजी का काम ये भी है, कहीं अगर हाईजैक हो जाता है, प्लेन हाईजैक हो जाता है, कहीं अटैक हो जाता है, तो उसको काउंटर अटैक भी करना है। तो उसके लिए 2 टीमें अलग बनी हुई हैं। मतलब वहाँ पर 2 तरीके से है, एसएजी, एसआरजी। एसआरजी का मतलब होता है डिग्निटरी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इसमें सीएपीएफ वगैरह के लोग आते हैं, पूरे बस सीएपीएफ के। और जो एसएजी है, स्पेशल एक्शन ग्रुप, वो आर्मी के लोग होते हैं। जैसे आपने ताज पे अटैक हुआ था, तो मोस्टली जो थे उस वाले में तो दोनों ही गए थे, लेकिन मोस्टली एसएजी ग्रुप का होता है। ये फ़र्क है इसमें। ठीक है सर। सर मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, तो आप कश्मीर में भी काफ़ी सर्व किया है और आपने काफ़ी सारे मिलिटेंट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया है। सर थोड़ा सा कश्मीर के बारे में बताइए, आपका वहाँ पे कैसा सफ़र था और क्या जर्नी रही आपकी वहाँ पे? नहीं, कश्मीर का मेरा वैसे 6 साल का वहाँ पे एक्सपोजर है। 3 साल का मेरा सीआई रोल यानी काउंटर इंसर्जेंसी में है। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में था, कोकरनाग, लारनू, ये सारा एरिया, दक्षुम वगैरह ये एरिया थे, जहाँ पर आपने सुना होगा कि हमारे होम मिनिस्टर की बेटी जो थी उनको किडनैप करके रखा गया था, जो कंधार हाईजैक ये हुआ था। उससे पहले भी एक हमारा प्लेन हाईजैक हुआ है। तो वो मोस्ट हाईली सेंसिटिव मिलिटेंट एरिया था। तो मुझे 3 साल वहाँ पे लगातार रहने का मौका मिला। तो इन 3 साल के दौरान मैंने वहाँ पे बीएसएफ जो थी, देखिए बीएसएफ उस टाइम वहाँ पे बहुत कैपेबल रही है। 2000 तो जैसे मैं 3 साल वहाँ रहा, तो आरआर के साथ, पैरा कमांडोज के साथ हमने जॉइंट ऑपरेशन बहुत सारे किए हैं। तो उसमें कई बार, एक बार नहीं कई बार सामना हुआ है, और कई बार किलिंग हुई है, कई बार उन्हें एनकाउंटर में सौभाग्य मिला शामिल होने का। वो जज्बा ही अलग होता है। मैं कहता हूँ वो मेरी लाइफ का सबसे मतलब प्राइम पीरियड था, सब जिसको मैं आज भी याद करता हूँ। मतलब कई घटनाएं अगर आप चाहें तो वो पूछ सकते हैं। मतलब इवन आप ये देखिए कि वहाँ पर आए दिन आईडी ब्लास्ट होते थे, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव ब्लास्ट। मैं खुद बचा हूँ उसमें से। कि एक बार तो ऐसा था कि मैंने बताया था आपको शुरू में कि मैं हमेशा थोड़ा मेडिटेशन स्पिरिचुअल रहता था। तो मैं कोशिश करता था कि ये सब चीज़ ना पहनूं, बहुत भारी। बीपी अभी तो बहुत हल्की आने लगी है, पहले बहुत भारी होती थी 18-18 किलो की, और ये हेलमेट बहुत भारी होते थे, और चलना पड़ता था 20-20 किलोमीटर पूरी रात भर। तब जाके आप पूरी पहाड़ी पे चढ़ेंगे, फिर गांव का कॉर्डन करेंगे। पहली लाइट में आप
अजान जब होती है वहाँ पे जाएंगे मस्जिद में, वहाँ पे क्रैकडाउन का आपको सिग्नल देंगे कि भाई हमने यहाँ पे गांव को चारों तरफ से घेर लिया है, क्रैकडाउन हो रहा है। आप एक डेडिकेटेड जगह होती है, जैसे सपोज कोई स्कूल, आप वहाँ पर अपने आइडेंटिटी कार्ड लेके आ जाइए। क्रैकडाउन मतलब सर? क्रैकडाउन का मतलब कि आपने घेर लिया किसी गांव को, आप सर्च करेंगे, सर्च वहाँ पे। हाँ, तो अब जो है आप सब लोग जो सिविलियंस हैं वो सारे लोग अपना घर छोड़ के आ जाइए, हमने सैनिटाइज करना है। मतलब पूरे गांव को एक एक घर को चेक करना है, एक एक उनके सामान को चेक करना है। क्योंकि जब हमें कोई खबर मिलती थी कि मिलिटेंट इस गांव में हो सकते हैं, तो अधिकतर क्लैंडस्टाइन वे में आधी रात में जाके हम वहाँ लग जाते थे और इंतजार करते थे कि पहली लाइट जब हो तो हम क्रैकडाउन करें। तो क्रैकडाउन किसी मस्जिद में जाकर या कहीं पर भी जहाँ लाउड स्पीकर की व्यवस्था हो, वहाँ हम करते थे कि इस गांव को घेर लिया है, कृपया करके सब लोग इस वाले स्कूल में या मस्जिद के ये आता है यहाँ पे आ जाइए, अपने आइडेंटिटी कार्ड। ये उनको जनरल है, वो सब लोग जानते हैं कश्मीर के लोग। उस टाइम तो थोड़ा सा स्थिति खराब थी, अभी तो 2019 में 370 हट गई है, अभी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, बहुत सारी असीम शक्तियाँ हो गई, अभी वहाँ का माहौल भी बहुत चेंज हुआ है। बट 2004 तक बहुत हाईली इन्फेस्टेड रहा है। लोग इतने मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इतना फैमिलियर नहीं हुआ करते थे, मतलब उनको लगता था इंडिया से आए हैं लोग। अभी तब भी वो पार्ट समझने लग गए हैं। तो ये श्रेय जाता है माननीय हमारे जो भाभी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये श्रेय जाता है, यशस्वी हैं बहुत। सर मेरे को एक चीज़ इसी पे पूछना है कि जब सोल्जर कैसे ऑपरेशंस में जाता है और बिल्कुल थ्रेट रहता है, सामने मिलिटेंट्स के हाथ में भी हथियार है, आपके हाथ में भी है, तो क्या जज्बा रहता होगा दिमाग में, क्या चल रहा होता होगा, सोल्जर का माइंडसेट क्या रहता होगा? देखो मनविंदर, जब भी इस टाइप के ऑपरेशन में कोई जाता है जी सर, तो पहला ध्यान ये होता है एज ए कमांडर, अगर मैं आपको बताऊं कि जब हम उसको प्लान कर रहे होते हैं नक्शे के ऊपर, वहाँ के लोकल डिटेल्स के साथ, या जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ है, ये जो इन्फॉर्मर हमारे साथ बैठा है, तो हम फिर उसके बाद उसको ऑपरेशन को प्लान करते हैं, टीमों की बात करते हैं। उसके बाद कोई घर की याद नहीं आती है, देश से ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उस टाइम परिवार सिर्फ आपको दिखता है, जो मेरे साथ के लोग जो चल रहे हैं, मेरे शैडो हैं, मेरी टीम कमांडर्स हैं, मेरे वही परिवार होता है कि इनको कुछ ना हो जाए। इन्होंने क्या पूरा प्रोटेक्टिव गियर्स ले रखे हैं, इन्होंने सारे सिक्योरिटी मेजर ले रखे हैं। हम कितनी जल्दी से क्लैंडस्टाइन वे में सरप्राइज को हासिल करते हो उस टारगेट स्थान तक जाएं और प्रॉपर तरीके से अपने एग्जीक्यूशन करें ऑपरेशन का, और 100% सक्सेस करते हुए वापस आएँ। तो देश के अलावा मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं आ सकता। जैसे मैंने 1998 में ज्वाइन किया था CAPF, तो उस टाइम बॉर्डर पिक्चर आई थी, तो आई वॉज टू मच। मैं MBA की तैयारी कर रहा था कैट की, और मैं कैट निकाल भी दिया था। मेरा IMT गाजियाबाद में मैं चालू भी हो गया था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर। अब वो मूवी देख ली, उससे पहले SSC भी क्लियर हो गया था, मैंने वो पढ़ाई छोड़ के वो ज्वाइन कर लिया। मतलब मूवियाँ कहते हैं ना कि समाज का दर्पण होती हैं और बहुत ही अफेक्ट डालती हैं दिमाग पर। पहले बनती भी अच्छी थी और बनती भी अच्छी थी। आप आज भी देख लीजिए बॉर्डर जो पिक्चर है सनी देओल की, उसमें LMG जो दिखाई है वो ओरिजिनल ही दिखाई है, जितने वेपन्स दिखाए हैं ओरिजिनल दिखाए हैं। मतलब वो दिल को छूने वाली है। आज भी 20-25 साल हो गए, तो ऐसी मूवियाँ ही आए तो लोगों को, यूथ को उस राह में मोड़े। जैसे मेरा भी एक इकलौता ही बेटा है, ही इज़ आल्सो ए गुड शूटर, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि वो फोर्स में जाए। उसको भी बड़ी इच्छा है कि मतलब मैं एयरफोर्स में जाऊँ, फाइटर पायलट पढ़ूँ। तो मुझे भी उसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर वो जाता है तो मैं 100 में 100 उसको, अगर करोड़ों का भी अगर वो मिलता है पैकेज, तो मैं अपने बेटे को पहला दूंगा फोर्स में जाने का। मैं मतलब मेरा यही इच्छा है कि मेरा बेटा फोर्स में है। वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। हाँ जी सर। सर मुझे इसी पे एक और चीज़ आपसे पूछनी है कि LOC है वहाँ पे, और मैं आपकी प्रोफाइल में देखा आप LOC पे भी थे, तो वहाँ कैसा माहौल LOC रहता है? 3 साल रहा और सही काउंटर इंसर्जेंसी रोल में 3 साल रहा हूँ। वहाँ के बहुत सारे ऑपरेशन हुए थे। देखिए LOC पे क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो एरिया जो कि वॉर के बाद जिसने जहाँ तक कब्जा किया उसका हो गया। उसके बाद एक दो, जैसे दो पहाड़ियों के बीच में से एक नदी जा रही है, उसको इमेजिनरी लाइन से मान लिया गया, वो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। उसको कहीं पे भी संसद द्वारा उस जगह को पारित नहीं किया गया कि ये हमारा देश का सही है। हम मानते हैं आगे तक का, वो मानते हैं इधर साइड तक का, सिर्फ जिसका कंट्रोल जहाँ तक है। बहुत सेंसिटिव होता है। लेकिन अभी जैसे जम्मू वाला एरिया है, वहाँ पे LOC है, सियाचिन तक जा रही है LOC। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि बीच में दो जगह जो नो मैन्स लैंड होता है, वो उन्होंने भी माइंस बिछाई होती है, हम लोगों ने भी माइंस बिछाई होती हैं। तो इस तरीके से बस एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई वो मेरे एरिया में इन्फिल्ट्रेशन न कर ले,
हम उनके एरिया में इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे तो उनकी रहती है, लेकिन सचमुच वहाँ बहुत सेंसिटिव है। जैसे आपने उरी वाला मूवी देखी होगी, तो एक दूसरे का बॉर्डर क्रॉस करके ही गए थे। तो वो उस एलओसी का काम ही यही है वहाँ पर जो फोर्स डिप्लॉयड है, कि वहाँ पे कोई इन्फ्लिटेशन ना हो जाए। आप देखते होंगे कि बैड ऑपरेशन होते हैं, वो उधर से आते हैं और वो गर्दन काट के ले आते हैं, हमारे जाते हैं तो वो भी करते हैं, सेम ऑपरेशन ये चलते रहते हैं। तो एलओसी का बिल्कुल आमने सामने दोनों बिल्कुल आमने कंट्री के सामने सोल्जर रहते आप उनके मतलब मूवमेंट देख सकते हो, उनकी गनें देख सकते हो, दूर से उनके बंकर दिखाई देते हैं। है थोड़ा सा हैं। नोकझोंक जैसे- होती है सर वहाँ पे एक दूसरे नहीं देखिए, थोड़ा इस तरह का डिस्टेंस होता है कि उसमें 100-200 मीटर का हो, बट हाँ वो आपके वेपन की रेंज में होते हैं, एक दूसरे की वेपन की रेंज में। सर ये जो एलओसी के आसपास से हम बहुत बार देखते हैं कि वो लोग उधर पाकिस्तान के साइड से कभी कोई बम आ रहा है या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो वो कैसे होता है? क्योंकि जब वहाँ पे भी सोल्जर्स हैं पाकिस्तान के साइड में भी, तो वो कैसे वहाँ से फिर बॉम्ब्स आ जा रहे हैं हमारे वाली साइड में? बम आ रहे हैं मतलब फायरिंग हो रही है। जी 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 जी, जैसे सीज फायर जब करने की बात करी जाती है कभी देखिए कभी। आपने पहले सुना भी होगा, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, अगर जो टीम हार जाती थी तो वो उधर गोलियां छोड़ देती थी। तो ये सब वहाँ छुटपुट घटनाएं चलती रहती हैं, बट वो किसी युद्ध का वो नहीं लेती हैं शक्ल। Okay. इसलिए वहाँ पे एलओसी पे कहा जाता है ना, वहाँ पे इंटरनेशनल रूल नहीं लग रहा। आप अगर वहाँ से क्रॉस करके चले गए तो आप पे कोई इंटरनेशनल वो नहीं लगेगा कि भाई आपने क्रॉस कर दिया। आपका अगर बूता है, आप जाइए आगे और कब्जा करके ले आइए, ऐसे उनका है। जैसे क्या होता है लाइन ऑफ कंट्रोल या आईबी पर, वहाँ पर कंबाइंड फोर्सेस का एक डाटा रहता है, आर्मी बीएसएफ मिक्स करके उनको इस तरीके से लगाया गया है कि हमारा जो बॉर्डर है वो प्रोटेक्ट रहे। सर ये फिर इन्फ्लिटेटर्स कैसे आ जाते हैं, क्योंकि जब हमारे तो सिक्योरिटी दोनों तरफ है हाँ, उसके बावजूद भी। ये आपका क्वेश्चन है। जैसे कि पुलवामा हुआ तो हर कोई ये सोचता है कि कहीं ना कहीं कोई मिली भगत तो नहीं हुई है, कहीं कोई मिलेंगस वाला काम तो नहीं किया, कोई सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज़ तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। देखिए वहाँ पर खाइयाँ हैं, हाँ, आप उसको आईज के थ्रू देख ही नहीं पाएंगे। इस तरीके की वहाँ पे डिफाइल बनी हुई है कि आदमी उसका सहारा लेके कर निकल सकता है। नदियों की डिफाइल्स इस तरीके से बनी होती है। देखिए वहाँ पे कोई भी बॉर्डर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ह्यूमन वेव बना दी जाए। आदमी आदमी का हाथ पकड़ के तो नहीं खड़ा हो सकता। उसको आप ऑब्जर्वेशन के द्वारा, फायर के मतलब गन की ऑब्जर्वेशन के द्वारा, या आपके जो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं जैसे रडार हो गए या अर्ली वार्निंग एलिमेंट हो गए, उनके द्वारा उनको रोका जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे एरिया है, वो एरिया ही आपको 100% आपको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए अलाउ ही नहीं कर पाएगा। तो लेकिन तब भी ये रहता है कि हम 99.99% ये मान के चलते हैं कि उसमें से नहीं होगी इन्फिल्ट्रेशन। सर इसी पे मुझे आपसे ये पूछना है कि कश्मीर के अंदर कौन कौन सी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं आज की डेट में, और पहले कौन सी थी, क्या सिनारियो अच्छा, है? कश्मीर में देखिए बहुत सारी हैं। जैसे अगर HM कहेंगे, हाँ, लश्कर तोयबा हो गया, और हरकत उल अंसार हो गया, HUM हो गया, और तहरीक करके बहुत सारी तंजीम है सबके, लेकिन सब हैं एक ही अम्ब्रेला के अंदर। मोटिव सबका एक ही है कि मतलब सिक्योरिटी फोर्स के साथ उनको ये करना, डिस्टर्बेंस फैलाना, लोगों को मारना और फोर्सेस को जितना हो सके नुकसान पहुंचाना। जी सर। सर PSF में भी आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है पूरा नक्सलाइट्स एरिया के अंदर। तो सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत में आज की डेट में नक्सलिज्म किस किस एरिया में सबसे ज़्यादा है? पहले तो और ज़्यादा था, अब शायद आई थिंक कम हो गया है कुछ, तो थोड़ा नहीं, बताइए। कम तो हुआ है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है इस पर बहुत अच्छे स्टेप ले रही है। मतलब जैसे कहते हैं घर वापसी आप जिनकी बोलते हैं, उनका रिहेबिलिटेशन के लिए भी बहुत हो रहा है कि जो सरेंडर करना चाहते हैं उनको अच्छे से सरकार मदद करे। अभी फ़िलहाल कम से कम करीब 7-8 स्टेट में है। अगर आप वहाँ से राइट ऊपर से चालू करें, गढ़चिरौली यानी महाराष्ट्र, फिर उसका छत्तीसगढ़ आ गया, छत्तीसगढ़ से आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया, और बिहार का झारखंड हो गया, इवन यूपी का भी इलाका जो था पहले, चंदौली और ये सोनभद्र वाला इलाका, ये भी मतलब नक्सल इन्फेस्टेड था। अभी ये रेडिकेटेड हो गया यहाँ से। लेकिन आप अगर देखेंगे तो एक रेड कॉरिडोर बनता है ऊपर से जब आते हैं ना, तो एक वहाँ एक इलाका है जहाँ मैंने भी काम किया, मैं भी अंदर तक नहीं गया हूँ उसमें, है ना, अबूझमाड़। अबूझमाड़ बहुत डेंस फॉरेस्ट का इलाका है जो वहाँ से गढ़चिरौली वगैरह इलाके से चालू होता है, नीचे साउथ तक जाता है, आंध्रा होते हुए साउथ तक। तो कहते हैं उसका नाम ही अबूझमाड़ है, जिसकी बूझ ना ली गई हो। मतलब अंग्रेजों को भी शासन रह लिया, या 200-700 साल मुगल का रह लिया, 75 साल से ऊपर हमें हो गए आज़ाद हुए, लेकिन उसके अंदर एक्सटीरियर तक अभी तक सैनिटाइज नहीं हुआ है।
लेकिन अभी जिस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि जब गवर्नमेंट इसको भी विन ओवर कर लेगी। सर मेरा आपसे ये पूछना है कि नक्सलाइट्स इन एरियाज़ में क्यों एक्टिव हैं, मतलब क्या रीजंस हैं कि वहाँ पे नक्सलिज्म है? जैसे आप ये एक एरिया हाँ। बता रहे हैं, तो उस एरिया में जो लोग हैं वो क्यों बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, वो क्यों वहाँ अंदर ही अंदर रह के कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर देखिए, रहे वहाँ हैं? पे कुछ लोकल्स इश्यूज हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत एनरिच हैं वो, जो जगह हैं वहाँ की बहुत एनरिच हैं। आज देखेंगे, आज भी वहाँ पे बहुत गरीबी दिखाई देगी आपको, वहाँ के लोग आज भी नंगे पैर दिखाई देंगे आपको। तो उनको ये लगता था कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारी ज़मीन का तो दोहन हो रहा है, चाहे सरकारी द्वारा, कंपनी द्वारा, चाहे गैर सरकारी कंपनी द्वारा, लेकिन उसका हमें मतलब उसका पार्ट हम लोगों को नहीं मिल रहा है। और वास्तव में मैंने वहाँ पर देखा भी है कि उन लोगों को अपना धर्म तलक भी नहीं मालूम है। आज भी बरीड करते हैं वो लोग, आदिवासी हैं, कपड़े कम से कम पहनते हैं। जैसे आप देखे होंगे ना, बहुत बुरी स्थिति है, शिक्षा का अभाव है वहाँ पे, मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो वहाँ पर नहीं है। हाँ, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो दूसरे देश हैं, इसमें लोकल फैक्टर हैं, जो हमारे दुश्मन कंट्री है, वो इस चीज़ का फ़ायदा बहुत उठा रही है कि वहाँ के लोगों को बल कराना, वहाँ के लोगों को हथियार मुहैया कराना। नहीं तो वहाँ पे AK-47 कहाँ से आई? हाँ, उनके पास इतनी आईडी के लिए एक्सप्लोसिव कहाँ से आया? उनके पास क्या कहते हैं, वेपनरी कहाँ से आ रही है? लोग इतने मोटिवेट कैसे? हर चीज़ के लिए पैसा और बल चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो हमारे देश के खिलाफ हैं लोग, वो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी डिस्पैरिटी ज़रूर है, और गवर्नमेंट वहाँ पे उस डिस्पैरिटी को दूर करने का काम कर रही है। वहाँ सड़क बिछाई जाती है, तो आप ये मानिए मानविंदर, उससे पहले वहाँ पे आईडी लगा दी जाती है। वहाँ के लोग चाहते ही आईडी नहीं सड़क बने। बम लगा दिए जाते हैं वहाँ के। आप ये मानिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस को ही खतरा है। सब लोग उस सड़क पे चल रहे होंगे, बाइक चल रही होंगी, कार चल रही होंगी, ट्रक चल रहे होंगे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स जैसे चली वहाँ पर, चाहे BSF हो, ITBP भी है वहाँ पर, CRPF हुई, CRPF है वहाँ पर, नक्सल में बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो उसको एकदम उड़ा देंगे। और मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, मेरे 2 कमांडोज थे, बेस्ट कमांडो थे, जिन लड़कों को मैं मानता था। हम बाइक से एक ऑपरेशन कर रहे थे, अब वो पक्की भी सड़क नहीं थी, लेकिन इन लोगों को इतनी, इनकी इंट जो है ना, वहाँ के लोगों का इतना ज़बरदस्त नेटवर्क है कि उनको पता था कि यहाँ की खबर आई होगी, वो इंड्यूस किया कि यहाँ फोर्सेज आएंगी, तो हम लोग बाइक से एक्शन करते थे इमीडिएटली। 2-2 लोग बैठे, और जल्दी पहुँचने के लिए बाइक बहुत अच्छा साधन होता है। तो वहाँ पहुँच रहे हैं, उससे पहले हमारे आंखों के सामने 2 बंदों को नीचे आईडी थी करीब 40-50 किलो की, RDX लगा था, वो उड़ा दिया। उनकी लाशें ऊपर उछलती हुई देखी गई। ये बड़ा दर्दनाक रहा। कश्मीर में तो चलो मैंने बदला ले लिया था, मेरे साथ हुआ था वहाँ पे, मेरी कंपनी के लोगों के साथ हुआ था, तो मैंने इतने वहाँ पे किलिंग में उसका पार्ट रहा था, तो लगता है वहाँ पे वसूल हो गया था। लेकिन नक्सल वाले एरिया में मुझे लगता है कि वो जो हुआ था मेरे 2 कमांडोज के साथ, उनके नाम पे हमने अपनी COB रखी हुई है, वहाँ पे हमने उनका मूर्तियाँ लगा रखी हैं और ये सब कुछ नामकरण हुआ, लेकिन वो गुस्सा आज तक भी रह गया है। अब वो समझ में नहीं आता, जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टेप नहीं लेगी, गवर्नमेंट पॉलिटिकल विल ज़बरदस्त नहीं होगी, वहाँ के लोगों को मोटिवेट नहीं किया जाएगा, तो नक्सल इरेक्ट जब भी हो पाएगा। सबसे पहले वहाँ के लोकल भी इस चीज़ को समझें कि भाई करना है। हाँ, वहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको मुख्य धारा में आना पड़ेगा। वहाँ जन अदालतें लगती हैं, वहाँ एक समांतर एक सरकार चलाना चाहते हैं वो लोग। अब ये शुरू कहाँ से हुआ था? नक्सलवाड़ी से। वेस्ट बंगाल का एक गांव था नक्सलवाड़ी, जहाँ पे कालू सन्याल जी और एक मजूमदार जी जिन्होंने चलाया था, वो उसका मोटिव अलग था। उसका मोटिव अलग था कि जमींदार जो थे वो गरीब मजदूरों पे अत्याचार करते थे, और उनके पास भूमिहीन थे वो लोग, और किसी के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, वहाँ पे ज़मीन थी, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो उस असमानता को दूर करने के लिए इन लोगों ने, और ये मोटिवेट थे लेनिन के द्वारा, है ना, कम्युनिस्ट विचारधारा से, तो वो था मोटिव अलग। अब वहाँ पे तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन इन वाली जो मैंने 7-8 स्टेटों का नाम लिया, यहाँ पर जो आदिवासी इलाका है, जहाँ पर बिल्कुल भी हम लोगों की सरकारी मशीनरी की पहुँच नहीं है, वहाँ पर इन लोगों ने इसको अपने मतलब अपने अधिग्रहण में लिया है, उन लोगों को मोटिवेट किया है, और नक्सलिज्म चल रहा है।
सर इसमें कुछ लोग मतलब काफ़ी न्यूज़ में ऐसा आता है कि बहुत इंटेलेक्चुअल लोग जैसे कहीं प्रोफेसर हैं कहीं वो हैं वो लोग भी इंटरनल इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसा क्या होता है सर कि ये लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप देखेंगे कि इसको बोलते हैं अर्बन नक्सलिज्म। जी, जी, जिसका जी। जिसका आपने नाम लिया इसको बोलते हैं जी। अर्बन नक्सलिज्म। जी। कुछ लोग होते हैं बहुत पढ़े हुए स्कॉलर होते हैं और वो मार्क्सवाद वगैरह से या लेनिन से इतने प्रभावित आज भी हैं। मैं खुद जेएनयू में, मैं जब दिल्ली में पोस्टेड था तो जेएनयू में गया था, तो मार्क्स के इतने सारे स्लोगन्स लिखे हुए थे। मैं देखा था मैं कि इंडिया में इतनी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी जिसका सपना देखते हैं लोग कि मैं यहाँ पर आऊँ, हाँ, और वहाँ पर उस टाइप के स्लोगन्स लिखे हुए हैं, तो अब वहाँ पे वो लोग उससे अभी भी इन्फ्लुएंस होते हैं। और ऐसा नहीं इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, यही तो चीज़ समझने की है कि वो इन्फ्लुएंस सिर्फ लिटरेचर से हो रहे हैं या उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं थर्ड कंट्री से मिल रहा है, कहीं ना कहीं से उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है। उनसे कहिए कि जरा गन लेके आप भी लड़िए, तो नहीं आएंगे। उनके बच्चे पता करिए ना। काफ़ी सारे लोग अभी भाई, जेल में भी आप ऐसी जिन जो मिलिटेंसी के या नक्सलिज्म के सपोर्टर हैं, आप उनके बच्चे पता करिए। ये है मतलब ये पॉलिटिकल विल है, सो लोग पैसे के लिए। और देखिए अभी क्या है मानविंदर, एक हमारे देश की एक विडंबना है जो अभी माहौल चल रहा है, वो सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरा फ्लैट, मेरी गाड़ी, इससे ऊपर आदमी निकलना ही नहीं पा रहा। जो नेशनलिज्म है हर किसी के अंदर है, उसने इतना अंदर सुला दिया है ना कि उस पर इतनी बड़ी प्रेशर हो गई कि बड़ा मुश्किल हो गया है। देश के बारे में सोच ही नहीं रहा। भाई किसी को तो आगे आना पड़ेगा। आप जैसे यूथ को आना पड़ेगा कि अगर आप मेरा यहाँ हाथ देखेंगे ना, तो मेरा टैटू बना हुआ तो उसमें सिर्फ भारत का झंडा ही है, उसमें वंदे मातरम ही लिखा हुआ है। मैं भी ये टैटू दूसरा बना सकता तो फील गुड सा आता है मुझे। जब भी मैं उसको शीशे में देखता हूँ तो मुझे एक देश प्रेम की भावना भरी रहती है। और ये मैं वादा करता हूँ, मैं मेरी जनरेशन में भी यही है और आगे भी जाएगा ये। वो जज्बा सर दिख भी रहा है अभी भी कि नहीं, देश की बात होती है, देखिए कंट्री इज फर्स्ट। हाँ, अगर मेरा एक जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक वो टैगलाइन लिखी थी। हाँ, मेरी ख्याल से 10 साल से मेरी वही टैगलाइन चल रही है, मैंने उसको कभी चेंज नहीं किया, है ना, कि अगर मेरे कार्य करने से पहले अगर मृत्यु भी आ गई तो मैं मृत्यु को भी मार दूंगा, लेकिन पहले अपने देश का काम करके ही जाऊंगा। तो ये चीज़ें हैं, देश पहले होता है, परिवार के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं। जी सर, जैसे कोई भी चीज़ बाहर से भारत में आनी है तो एयर से आएगी, हम ये मान के चलते हैं, या फिर वो बॉर्डर से आएगी। तो अभी नक्सलाइट्स तक ही जो बम्स आ रहे हैं, ये बारूद आ रहा है, ये सब कैसे आ रहा है? ये कौन सा एक नेटवर्क है या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से ये लीक हो रहा है और ये चीज़ें आ जा रही हैं? देखिए आपने देखा है, मैंने बताया ना कि रेड कॉरिडोर, जी। तो जो रेड कॉरिडोर है वो 7-8 स्टेटों से मिलके कहाँ तक आ रहा है, नीचे साउथ तक आ रहा है। जी। साउथ आ गया यानी कि समुंदर आ गया। जी। तो समुंदर आ गया यानी वहाँ मतलब श्रीलंका तक आ गया। देखिए श्रीलंका थोड़ी दूर रह जाता है, लिट्टे का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ पे आपने देखा है। जी। तो इसी तरीके से अगर हमारी उसकी समुद्री सीमाओं की निगरानी के लिए कोस्ट गार्ड है, वहाँ की लोकल पुलिस है, तब भी मुंबई एक अटैक हुआ ना, मैंने कहा ना आपसे कि देखिए मैन टू मैन, हाथ से हाथ जोड़ के ह्यूमन वेव नहीं बनाई सकती। हम उसको सर्वेलेंस इक्विपमेंट और ये इस तरीके से चौकसी रखते हुए ही कर सकते हैं। वहाँ पर भी लैप्स हुआ था ना, तो आप इसको 100% नहीं कर सकते। देखिए आप अगर अपने घर में अगर डिटॉल भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी लिखा रहता है 99.99, तो 0.01% की रहती है संभावना। सर इसमें ये भी कहा जाता है कि नक्सलाइट्स लोग जो हैं ये ड्रग्स का काफ़ी बिजनेस करके और ब्लैक मनी को मतलब पैसा उससे बेच के उससे ड्रग्स अर्न का नहीं, करते हैं। वहाँ तो जो जिस एरिया में तेंदू पत्ता होता है जिससे जो हम लोग खाते हैं ना, बीड़ी जिससे बनती है, और ये हम लोग खाते हैं तेज पत्ता जो मसाले में पड़ता है। जी सर, जी सर। और तेंदू पत्ता होता है जिससे बीड़ी बनती है। जी सर। तो इसको करके लोग मतलब करते हैं, इससे पैसा उगाही करते हैं। दूसरा वहाँ पे अभी जो चलता है पैरेलल गवर्नमेंट जो चलाते हैं, वहाँ ठेके हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो वहाँ से उनका परसेंटेज बंधा हुआ है कि अगर इतने का ठेका अगर यहाँ पे हुआ, कोई पुल बन रहा है तो इतना हम नक्सल वाले लेंगे। तो ये उनके सोर्स ऑफ अर्निंग है, मतलब लोकल लेवल पर। और बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तो कुछ भी हो सकता है। उसमें सर बहुत लोग जो कन्वर्ट होते हैं, जो नक्सलाइट से वापस सिविलियन बनते हैं, या जो आर्मी आजकल कर रही है, बीएसएफ करवा रहे हैं, लोगों को चेंज करवा रहे हैं, वो थोड़ा प्रोसेस बताइए सर। नहीं, जो उनका रिहेबिलिटेशन है ना, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम कर रखी है। अगर कोई बंदा सरेंडर करता है तो उसको वाकई में उसको पूरा उसका ध्यान दिया जाता है, उसकी जॉब का, उसकी एजुकेशन के हिसाब से उसको जॉब दी जाती है, जमीन दी जा रही है, घर दिया जा रहा है उसको, मतलब कि ये मुख्य धारा में शामिल हो सके। जी सर। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रही है। इवन उन्हीं लोगों के लिए नहीं,
जो नक्सल इन्फेस्टेड एरिया हैं, जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ देखिए गृह मंत्रालय भारत सरकार में एक अलग से विंग बना हुआ है, लेफ्ट विंग जो है, जो सिर्फ नक्सल के एरिया को ही देखता है। तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा फंडिंग जो आती है वहाँ के लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ पर सोशल वेलफेयर के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उनकी जो दैनिक चीज़ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, कुकर हुआ, सामान हुआ, कपड़े हुए, ये फोर्सेस के द्वारा बांटे जा रहे हैं वहाँ पे। ये सब सरकार अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है सर, ये नक्सलाइट्स का आपने काफ़ी अच्छा बताया, सब कुछ समझने को मिला। अब सर एक कॉमन क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में रहता है कि पैरा कमांडो, मार्कस और ये गरुण कमांडोज, इन तीनों में क्या डिफरेंस रहता है? नहीं देखिए, हर फोर्सेस के अपने कमांडोज होते हैं। अगर आप नेवी की बात करें तो उनके ये हो गया मार्कोस हो गया। अगर आप एयरफोर्स की बात करें तो उनका हो गया गरुण हो गया। अगर आप आर्मी की बात करें, जो स्पेशल फोर्सेस हैं जो काउंटर अटैक के साथ ऑफेंसिव ऑपरेशन करती हैं, तो हमारी पैरा, इसमें करीब 9-10 यूनिट्स हैं जो डेडिकेटेड हैं। उनकी ट्रेनिंग ही स्पेशलाइज तरीके से होती है। उनकी अपने बेसिक के अलावा स्पेशल ट्रेनिंग होती है, अलग अलग जगह भेजा जाता है उनको स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, उनके रिफ्लेक्सेस को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर ऐसा जज्बा पैदा करने के लिए कुछ भी कर गुजरे, तो वो उनके अंदर जज्बा पैदा किया जाता है। तो ये अलग अलग फोर्सेस के अलग अलग टास्क हैं। अगर जैसे सपोज एयर का कुछ हुआ तो गरुड़ का काम होगा। ऐसा नहीं है कि मार्कोस वैली में काम नहीं करेंगे, तो मार्कोस ने किया है, वैली में भी काम किया है। और पैरा अपनी तो वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है भाई, पैरा कमांडोज। दूसरे देशों में भी जाके ऑपरेशन करके आते हैं। पूरी का आई थिंक पैरा कमांडोज का ही था। सर आपका बहुत लंबा एक सफ़र रहा है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। कोई ऐसा रिग्रेट हो आपके मन में कि यार एक चीज़ वो छूट गई, या वो उस पर्टिकुलर समय पे मुझे कुछ इस तरीके से करना था, कोई ऐसा कोई रिग्रेट? हाँ, मतलब एक बार का मैं ऑपरेशन का बताता हूँ जी सर। कि हम 3 दिन का ऑपरेशन कर रहे थे। मैं पैरा कमांडोज भी उसमें थे और हमारे बीएसएफ थी। तो मैं बीएसएफ की तरफ से था, पैरा कमांडोज में अलग एक मेजर साहब थे, वो लीड कर रहे थे। तो हमने स्टॉप लगाए हुए थे, 3 दिन तक स्टॉप लगाए थे। कुछ ऐसी जगह थी टेक्निकली साइटेड की गई थी कि वहाँ से होके मिलिटेंट को गुजरना ही पड़ेगा। 3-4 रास्ते आके एक जगह मिलते थे, तो हमने वहाँ पे एम्बुश लगा रखे थे। 3 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक अनंतनाग के दूर जाके एक गाँव था खारपारा, वहाँ पे हुआ, वहाँ पे मिलिटेंट की किलिंग हुई। तो हम दूसरे पोर्शन में थे, तो वहाँ से विड्रॉ कर रहे थे। तो मेरी टीम भी थी, मैं भी बहुत 3 दिन से थका हुआ था। आपकी नेचुरल कॉल्स, आपका खाना, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। वो 3 दिन उसी जगह पे बैठ के हो रहा है सब कुछ। जब वापस हो रहे थे तो एक गांव से कुछ पहले वहाँ मिलिटेंट होते थे, सरेंडर मिलिटेंट, उनको बोलते थे इकवानी। तो 2 इकवानी मेरे साथ थे। तो वो बोले कि एक टीचर का घर है सर, इसको सर्च कर लें। तो मैंने कि मेरे से हिम्मत नहीं है, जाओ सर्च कर लो। मैं कि बाकी लोगों से मैं ढीला हो चुका था, मेरी एनर्जी एकदम डाउन हो गई थी बिल्कुल। तो मैंने बाकी से कहा, मैं कि यार थोड़ा साइटेड हो जाओ भाई और लगा दीजिए। मतलब उस वे में किया कि कुछ होना नहीं है। मैं ये मान के चल रहा था कि 100% क्या 1000% कुछ होना नहीं है कि फोर्स का इतना मूवमेंट हो गया है। अब वो गए, इमीडिएटली जैसे ही उसने खटखटाया तो पहले एक लड़की निकल के आई। तो उसने बोला कि वहाँ पे कश्मीर में बारिश हुई, खुशपुश, तो कि कोई है, आप कैसे हो? तो उसने कहा कि यहाँ कोई नहीं है ना। तो लेकिन बूढ़ा आया तो उसकी आंखों से उसने बता दिया उनको, इकवानी को। उसने इमीडिएटली बोला मुझसे, तो बोला सर जल्दी से कीजिए, यहाँ पर कुछ बंदे हैं। तो मैं इमीडिएटली जैसे खड़ा होता और मतलब ज़मीन पकड़ता और दूसरे बंदों को कमांड देता, उससे पहले फायरिंग चालू हो गई। और उसमें ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से एक अकेला घर बना हुआ था नदी के किनारे, 4 मिलिटेंट ऊपर से कूद गए। तो जो हमारे 2 बंदे थे उसमें मेरे भी 2 लोग शहीद हुए थे, जिनके पास स्नाइपर थे, क्योंकि स्नाइपर ऑटोमेटिक फायर नहीं कर पाती है। और उनके पास AK-47 और AK-56 थी। तो फायर हुआ, बराबर मक्की की खेती थी, वो उसमें कूद गए। तो हमारे भी लोगों ने उसको, उसमें उनके 2 बंदे मर चुके थे, लेकिन मैं 2 बंदे नहीं पकड़ पाया। तो मुझे ये लगा कि वो 4 जब मेरे सामने कूदे थे तो 2 मेरे पास से वो निकल के कैसे चले गए। उन्होंने मक्की की खेती का, नाले का, अंडुलेटिंग ग्राउंड का फ़ायदा उठा लिया और वो निकल गए। तो उसका अफसोस मेरे पे आज तक रहेगा कि वो 2 भी नहीं जाने चाहिए थे। सर अभी इसी में ना एक नई चीज़ मुझे समझ में आई कि ये जो मिलिटेंट्स होते हैं, ये ज़बरदस्ती कश्मीरी लोगों के घर में घुस जाते हैं और रहते हैं, ऐसा रहता है। जैसे किसी बुढ़े ने आपने बताया कि उन्होंने इशारा किया कि मिलिटेंट हैं, या फिर उसमें लोगों का सपोर्ट रहता है कि वो हमारे घर में रह रहे हैं। देखो वो कहाँ के हैं, देखिए कुछ तो फॉरेन मिलिटेंट होते हैं। हाँ, जो खासकर लश्कर-ए-तोयबा के जो आते थे, LET के, वो फॉरेन के होते थे।
हमारे समय में भी जो एनकाउंटर हुए हैं, कुछ सूडान के भी एनकाउंटर हुए। सूडान से आप सोचिए, वो वहाँ से अपने रेडिकलाइज होके इंडिया में आके कश्मीर में आने के बाद मिलिटेंट ऑपरेशन कर रहे हैं। अफगानिस्तान से आते थे उस वक्त, फॉरेन मिलिटेंट बहुत आते थे। तो उनको गांव का सिंपथाइजर जो होते हैं, एक तो उनका टेरर इतना होता है, या तो वो विलिंगली दे देते हैं, उनको सरेंडर कर देते हैं कि भाई आप करिए, हमारे लिए काम कर रहे हैं हमारे को आज़ाद कराने के लिए, और या फिर वो उनके डर की वजह से वो रह जाते हैं। उनको खाना भी प्रोवाइड करेंगे, उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर, एक आरआर भी होती है, राष्ट्रीय राइफल, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। देखिए, राष्ट्रीय राइफल भी है तो वो आर्मी का डेडिकेटेड। एक्चुअल में क्या होता है कि आर्मी में 2 साल की वहाँ सर्विस करनी जरूरी है। हर ऑफिसर जो भी होगा आर्मी का, अधिकतर उसको 2 साल का मैंडेटरी होता है। तो आरआर ज़्यादातर वहीं लगाई हुई है वैली में, तो उसको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। तो आरआर का काम भी यही है, काउंटर इंसर्जेंसी करना, काउंटर ऑपरेशन करना, ये सब चीज़ें करना। और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैंने उन लोगों के साथ, मेजर ग्रुप थे उनकी, उस वक्त तक 104 एनकाउंटर हो चुके थे उस वक्त तक, मतलब अकेले एक मेजर के। तो मैंने 36 आरआर के साथ भी काफ़ी ऑपरेशन किए हैं, 2 पैरा के साथ, 9 पैरा के साथ काफ़ी ऑपरेशन किए हैं। तो सबका मेन एम तो वही है ना, देश को प्रोटेक्ट करना, काउंटर इंसर्जेंसी को रोकना, और जो हमें कमांड मिल रही है ऊपर से अपने सरकार के लिए, सरकार चलाने के लिए, उनके हिसाब से चलना, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मतलब वहाँ पे व्यवस्थित करना। चीज़ और बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग, कि मैंने लाशें देखी, वो मैंने नहीं मारी थी, है ना। तो वो मैंने नहीं मारी, वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था मिलिटेंट का। रोज़ सोचते थे कि भगवान की तरह कि हमें मिलिटेंट मिल जाए। वहाँ जज्बा देखिए हर किसी के अंदर कि भगवान तो मिले ना मिले, लेकिन मिलिटेंट जरूर मिल जाए, कि देश के लिए कुछ हम काम आ सकें, है ना, जिसके लिए हमने इतनी सर्विस ट्रेनिंग की है, जॉब में आए हैं, अपना करियर इसमें डाला है। तो जब वो मिलिटेंट मारे थे, वो आरआर के द्वारा और पैरा के द्वारा मारे गए थे, मैं उस ऑपरेशन का हिस्सा था। जब फायर खत्म होने के बाद जब मैं नज़दीक आया, क्योंकि मैं उसमें सीनियर था वहाँ पे, तो मैं देखा 4 लोगों की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी है। तो फिर हम नीचे उतरे तो सारा खत्म हो गया था। तो मैंने अपने जो मेरे साथ थे 2 लड़के बॉडीगार्ड में रहते थे, मैंने उनसे बोला कि इसके हथियार निकाल लो। तो उन्होंने AK-47 उनकी उठा ली थी। खून देख के थोड़ा सा वो घबरा रहे थे, खून क्योंकि गोलियां लग रखी थी उनके। तो मैंने कहा हटो तुम, मैं थोड़ा हीरो बनने के चक्कर में हाथ लगाया, तो फर्स्ट टाइम था, तो मैंने तो मरे हुए पे भी गोली मार दी थी। मैंने कि चलो मतलब पूरा कॉन्फिडेंट हो जाए कि ये बंदा मर चुका है। जब मैंने उसको हाथ टच किया तो समबडी प्रोटेक्ट मी, कि मेरे दिमाग में आया कि डोंट टच, इसको छुओ मत, है ना। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं खुला कि ये लोग मिलिटेंट जो होते हैं पिन निकाल देते हैं और जो लीवर को ऐसे रख के अपनी बॉडी को उस पर डाल देते हैं। क्या होता है कि जब इस टाइप के इंसिडेंट होते हैं ना, एनकाउंटर हो जाता है, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ऑफिसर्स आ जाते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं गांव में। तब बॉडी को जैसे ही आप खींचोगे वहाँ से, लीवर ज़्यादा हो जाएगा और बड़ा ब्लास्ट होगा, सबको कैजुअलिटी होने के चांसेस होते हैं। तो वही मेरे दिमाग में हुआ, तो मैंने सबको हटाया। मैंने कि तुम अच्छा ज़मीन पकड़ो सब लोग। फिर वहाँ 10-15 मीटर दूर पे एक बोल्डर था बहुत बड़ा, तो मैंने वहाँ से AK-47 से लगातार एक ब्रस्ट मारा, टक 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 करके, कम से 10-15 का एक लगातार ब्रस्ट। उससे इतनी बॉडी उसकी थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, गोली की आवाज़ आ रही थी, ठक ठक उसकी बॉडी में जा रही थी। तो इतना भयंकर धमाका हुआ, क्या हुआ, उसने यहाँ पर लीवर लगा रखा था, अगर उसको टच करते तो पक्का हम सब लोग जाने थे। तो इस टाइप के इंसिडेंट हुए हैं। रिफ्लेक्सेस है ये, दिमाग में आया हाँ, नहीं, यही कमांडर ऑफिसर का तो गुण यही है ना, कि आप किसी ऑपरेशन में जाते हो तो आपको पल पल देखिए, आप जब चल रहे होते हो ना वहाँ पर, तो आपकी निगाह सामने जा रही होती है, तो आप ये मान के चलते हो कि इस जगह से फायर आ सकता है, इस जगह से फायर आ सकता है, इस जगह से फायर आ सकता है, मैं ये जगह लूँगा, ये टेकरी दिखाई दे रही है, यहाँ से फायर आ सकता है, तो मैं ये जगह लूँगा। ये थॉट प्रोसेस हमेशा चलता रहना चाहिए। जो ये मतलब जवान दिमाग में ये रखता है, वही अपने आप को बचा पाता है। वही अगर कोई इस टाइप का अटैक आ जाता है तो उसका काउंटर मेजर करने का सबसे अच्छी तरीके से वही कर सकता है। अगर सीधा भीड़ चाल चलते रहोगे, हमेशा कैजुअलिटी आएगी। आप देखो CRPF में नक्सल में 76 लोगों को एक साथ मारा गया था जी, है ना। ऐसे बड़ी बड़ी कैजुअलिटी हुई हैं, लेकिन अब BSF ने बड़ा अच्छा काम किया है। कश्मीर हुआ या नक्सल हुआ, हर जगह, चाहे LC हुआ, LOC हुआ, बहुत अच्छा काम किया है। सर मुझे अभी एक क्वेश्चन है कि जैसे एक Z+ कवर होता है, Y+ होता है, तो ये सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं और कैसे कैसे ये डिवाइड होता है? देखिए, मैंने आपको बताया SPG तो डेडिकेटेड है, NSG Z+ में आती है, NSG का अपना कवर है। हाँ, ये एक्चुअल में गृह मंत्रालय, IB और रॉ भी,
मतलब इनके द्वारा एक रिपोर्ट, संयुक्त रिपोर्ट दी जाती है, तो उससे थ्रेट परसेप्शन को इवेलुएट किया जाता है कि इनका किस लेवल का है, किस कैटेगरी का है। तो उनको दिया था, आप देखेंगे कि पुराने समय में तो उसको भी दिया हुआ है एनएसजी कवर, पंजाब केसरी वाले को एक थे ना, क्योंकि उस टाइम पंजाब में आतंकवाद था, वो बहुत साफ लिखते थे, तो उनको भी मिला हुआ था। आप अडानी जी को देखेंगे तो एनएसजी नहीं मिला हुआ, बट जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। आप कंगना रनौत है, उन्होंने भी कुछ बोला था तो उनको वाई कैटेगरी मिली हुई है। तो जेड वन में क्या होता है कि एनएसजी कवर भी होता है अलॉन्ग विद स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज। ऐसे ही फिर जेड हो जाता है, तो उसमें संख्या कम होती जाती है, जैसे 55 हो गया, फिर 22 हो जाएगी, है ना। 22 में आपके 8 से 9 कमांडो, बाकी लोकल पुलिस के। ऐसे ही फिर वाई हो गया, तो उसमें 5 या 6 होते हैं, तो उसमें 2 कमांडो और क्या कहते हैं बाकी लोकल पुलिस के। इस तरीके से डाउन हो जाता है। बट ये जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, ये आपको एक रिपोर्ट देती है, हाँ, उसके आधार पर तय होता है कि किसको कौन सी सिक्योरिटी दी जाएगी। आई थिंक मुझे सर याद आ रहा है गुलशन कुमार की जब मृत्यु हुई थी तो उनके ऊपर भी नहीं, उनके पास जेड प्लस वगैरह तो कुछ नहीं, वही मैं ये पूछना चाह रहा था कि उस समय उनको टेररिस्ट ने उस समय काफ़ी एक बोला भी था, ये किया था, तो आई थिंक मुझे लगता है उस समय सिक्योरिटीज़ होती नहीं होंगी। नहीं होती थी, बट देखिए ये पॉलिटिकल इशू रहा होगा कि उनको क्यों नहीं दी गई। आज भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं छोटे हो जिनको नहीं मिली। वाला पे भी था कि हाँ, नहीं छोटे। अब ये देखिए, इसमें हम लोगों को ये इसमें इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए। ये डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वो इसको एवेल्यूएट करते हैं, चाहे गवर्नमेंट किसी भी सरकार की हो। ये उनका काम है कि किसको थ्रेट देना है, किसके थ्रेट के हिसाब से कैसे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। सर एक मेरा इस पे इन्हीं सब पे बस एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत बार ये बोला जाता है कि कोई पर्सन जो है वो सिक्योरिटीज को पे करके सिक्योरिटीज रख सकता है, जैसे अंबानी जी में बोला जाता है कि अडानी जी के पास है। तो ये थोड़ा सर कॉन्सेप्ट समझाइए कि कैसे ये पेमेंट होती है और कौन आता है फिर, नहीं देखिए, एयरपोर्ट पर भी जो सीआईएसएफ है ना, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी, अभी जैसे अडानी के पास आ गए हैं बहुत सारे एयरपोर्ट जहाँ जहाँ सीआईएसएफ लगी हुई है, तो उसको पे करते हैं, अडानी ग्रुप करेगा या जो भी ग्रुप जिसने उसको बिड उठाई होगी वो करते हैं, तो उनको मिली। अडानी जी का जो मुझे पता चला वो भी पे करते हैं उनको, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की है गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब गवर्नमेंट से आप सिक्योरिटी ले भी सकते हो पेमेंट देके कि हमें को अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए। बट उसके साथ में मैं यही बताऊंगा कि उसका थ्रेट परसेप्शन होना चाहिए। जी, ऐसे कि अगर कोई चाहे कि मेरी मिठाई की दुकान है और वो एलिजिबल है कि मतलब हो सकता है 100-200 करोड़ का उसका टर्नओवर हो, ज़्यादा का हो, ओके मैं अफोर्ड तो कर सकता हूँ, वो कि दिखाने के लिए वो नहीं हो सकता। थ्रेट परसेप्शन होना चाहिए। हाँ, ठीक है। अब जैसे अभी फिलहाल पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे यूपी पुलिस में मैं एटीएस में काम कर रहा हूँ जी। तो यहाँ पर एटीएस जो काम कर रही है रियली मतलब वंडरफुल। 5 साल से मैंने देखा है कि एक भी अटैक की कार्रवाई आपने सुनी नहीं होगी यहाँ पे पूरे यूपी में जी। तो ये श्रेय जाता है हमारे जो यूपी पुलिस के कुशल नेतृत्व, हमारे डीजीपी सर को, हमारे एडीजी लाइन ऑर्डर को, और सबसे ओवरऑल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जी, जिनके दिशा निर्देश में इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि आप देख रहे होंगे कि यूपी को इस टाइम वाकई में भय मुक्त बनाया हुआ है। ये तो मतलब कोई भी लोग है वो यहाँ यूपी में अगर क्रिमिनल माइंड सेट का है वो रुकना नहीं चाह रहा। अगर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई बम नहीं फट रहा है यूपी में, तो आप ये मानिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस एटीएस बहुत बड़ा काम कर रही है जी। तभी आप सब लोग, हम लोग जो सिविल हैं वो आराम से हम अपने त्यौहार मना रहे हैं। अभी देखिएगा कितना बड़ा आयोजन होने वाला है कुंभ का, है। आप यहाँ पे दीपोत्सव देखिए कितना बड़ा होता है। तो अगर उसको सही तरीके से करा देना तो ये श्रेय जरूर जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस। लॉ एंड ऑर्डर तो अभी बहुत सही हुआ है पिछले मतलब यूपी के तो मिसाल दी जा रही है इस पूरे देश में ना कि कि अगर लॉ एंड ऑर्डर हो, आप देख लीजिए यूपी की क्या हालत रही थी और आज की डेट में क्या हालत है। बिल्कुल सर, मतलब क्रिमिनल की ये हालत है कि वो बाहर खुद ही नहीं रहना चाह रहा है, या तो स्टेट छोड़ देगा या कह देगा कि मुझे जेल में डाल दिया जाए। सर आपकी एक हॉबी है शूटिंग और आप नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल शूटर भी रहे हैं, थोड़ा सर इस हॉबी के बारे में बताइए आप। देखिए शूटिंग एक्चुअली में बहुत महंगा शौक है। मैंने भी फोर्सेस में आने के बाद ही इसको परसीव किया है और मैं आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ। मतलब वो भी एक ऐसा है कि जब स्पोर्ट्स में घुसते हैं तो वही दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। तो हाँ, मैं हर साल पार्टिसिपेट करता हूँ, स्टिल अभी भी कर रहा हूँ मैं। और शूटिंग का स्टेट लेवल हो या प्री नेशनल हो या नेशनल हो, और इंटरनेशनल में ओपन में आपके चेक रिपब्लिक में मैं जा चुका हूँ,
प्लेजेंट में और हैनोवर जर्मनी में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। तो ये मौका मिला, जैसे एसपीजी में बाहर जाने का मौका मिला विदेशों में, इसी तरीके से शूटिंग के द्वारा भी मुझे विदेशों में जाने का मौका मिला। और शूटिंग तो मेरा पहला लव है। इसके अलावा जैसे मैं साइकिलिंग करता हूँ, मोर देन 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर इतनी भी चलाता हूँ। तो ये मेरे शौक रहे हैं। बचपन में शौक थे हॉकी खेलना, तो अभी शौक हैं ये वाले। मतलब मुझे वो सारे गेम पसंद है जिसमें पसीना निकले। ये शूटिंग का इसलिए क्योंकि ये मेरे प्रोफेशन को मैच करता है कि एक अच्छा सोल्जर होने के लिए एक अच्छा शूटर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी जो टैक्टिस है, मैं चाहता हूँ ये जो मैंने सीखा है अभी भी मैं चाहता हूँ इसको आगे बढ़ाऊँ। मैं आगे, मेरी प्लानिंग है कि मैं ट्रेनिंग सेंटर खोलूँगा कि सिर्फ शूटिंग को ही नहीं, मैं ये जो टैक्टिस होती हैं इनके सिखाने के लिए, जो फोर्स पर्सनल हैं, पुलिसिंग हो गई, अदर स्टेट की हो गई, उनको ट्रेन करने के लिए, क्योंकि जैसे अनआर्म मार्शल आर्ट होती हैं तो वो भी हमने सीखी है, मौका मिला स्पोर्ट्स में रह के। अब एटीएस में भी आते हैं, बाहर से लोग आते हैं सिखाने, एसपीजी में मैंने बाहर से सीखा, तो उसको मैं चाहता हूँ वो एक्सटेंड हो, इवन ये स्कूल तक जाए, स्कूल तक जो बच्चियाँ हैं, महिलाएं सीखें, अपना सेल्फ डिफेंस सीखें, ये आगे बढ़े। और शूटिंग तो देखिए, शूटिंग एक ऐसा गेम है कि उसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है आपको, तो वो एजुकेशन में भी बहुत फ़र्क डालता है, तो वो सब कंसंट्रेशन के काम है। सर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट पूछूंगा कि आप एक एक्स एसपीजी कमांडो हैं, ठीक, और ये रूम में 7-8 लोग हैं और हम भी निहत्ते हैं, आप भी निहत्ते हैं। अब आपको कितना टाइम लगेगा हम सबको निपटाने में? 7-8 लोगों को? जी जी। देखिए, एक प्रॉक्सिमेट जो डिस्टेंस है ना, वो होना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे नहीं कह सकते, ये थोड़ा सा वाक्य में भी एक ही आंसर है, इसका वो नहीं देना चाहूँगा। जैसे पहला जो नज़दीक आया, आप उसको मोड़ा, लिया, चोक लगाया, उसको ये आपकी थोड़ी से उसको किया, उसको बहुत कम समय लगता है, वो बेकार हो गया। आप 7-8 लोग अगर मिल के खड़े हो जाए तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 1-2 लोग होंगे तो पक्का मैं आपको हाथ नहीं रखने दूंगा, और 2-3 मिनट में मैं आपको निपटा भी दूंगा, है ना। अनाम बोल रहा हूँ, कम से 3 मिनट लगेंगे, और आर्म्ड में मेरे को फ्यू सेकेंड्स लगेंगे। आपने अगर सपोज मैं इतना कहता हूँ कि अगर मेरे ऊपर कोई पिस्टल तान दे, अगर उन्होंने पिक्चर के माफिक मुझे एक डायलॉग बोल दिया कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, जितना समय लगेगा मैं उतनी में उसकी पिस्टल लेके उसके ऊपर शूट कर दूंगा। और रियली वो बता रहा हूँ मैं, इसको आप वो मत लीजिएगा एरोगेंट गेंस वाला आंसर। मैं शूटिंग अगर मैं मारूंगा तो वो दोनों आंखों के बीच में लगेगी, मैं जहाँ पे मारूंगा वहाँ मारेगी। यहाँ पे भी मैं बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन दिखा चुका हूँ यूपी पुलिस में, उल्टा लटकने के बाद दिखा चुका हूँ, अपने एडीजीज को दिखा रखा हूँ, बहुत सारे ऑफिसर्स को दिखाया है, बहुत छेदों में से बीच में से निकाल के मैंने गोली मार के दिखाई है। पिस्टल जिसकी रेंज होती है 15 मीटर होती है, जैसे अभी एसपीजी में या एटीएस में, यूपी एटीएस में लेटेस्ट वेपन है हम लोगों के पास, है ना, ग्लॉक है, MP5 है, तो उसकी रेंज अभी 15-25 मीटर दी हुई है अभी जो ग्लॉक आई है, लेकिन मैं उसको 100 से मारता हूँ। हमारे जो फोर्सेस में थी, यहाँ पे मैं पहले करता था सेंट्रल आर्म फोर्सेस में, तो वहाँ पर भी वो 15 मीटर और 25 मीटर पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा वहाँ 100 मीटर से पिस्टल का मार के दिखाता हूँ जी। गन का तो 300-500 मीटर से कर सकता हूँ। देखिए, उसकी कुछ बेसिक चीज़ें होती है फायरिंग की, कि आपका ट्रिगर ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, आपकी साइटिंग पिक्चर को कैसे देखना चाहिए, है ना, आपका ब्रीदिंग कंट्रोल कैसा होना चाहिए, आपका स्टांस कैसा होना चाहिए, ये 3-4 चीज़ें, और फिर लास्ट में फॉलो थ्रू कैसा होना चाहिए, ये 4-5 चीज़ों का एक कॉम्बो होता है, उससे मिलाने के बाद एक शूटिंग बनती है। उस 5 चीज़ें बोलते तो जरूर हैं हम, है ना, कि मजबूत पकड़, दुरुस्त शिष्ट, है ना, उचित ट्रिगर ऑपरेशंस, हाँ, नज़र को सही से देखना कि पॉइंट ऑफ वे को, जैसे आंखें होती है ना, तो एक वक्त में एक ही जगह देख पाती हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, टारगेट को नहीं देखते हैं, जैसे टारगेट को धुंधला देखा जाता है, और उसको पॉइंट ऑफ एम को लगा के आप साइड पिक्चर को ही देखते हैं, यहाँ तक ही देख सकते हैं ना, तो बस उसके मार दीजिए, उसके बाद वो गोली वहीं लगेगी, उसके मिडिल में लगेगी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला, थैंक यू सो मच सर। लास्ट में जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और भावी चाहते हैं भारतीय सेना में आना, आर्म फोर्सेज में आना, उनके लिए कोई मैसेज आपको कहना हो? देखिए, पहला तो यह है कि दिमाग में ये डालिए कि आप आना किस लिए चाहते हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए आना चाहते हैं, देश को सर्व करने के लिए, ये मोटिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मैं जिस फोर्सेज में रहा हूँ, आज बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ पॉडकास्ट का, कि पैसा कमाने का इतना मौका मिला है, लेकिन क्रेडिट गोज टू माई वाइफ एंड
मेरे परिवार, जो मेरे संस्कार हैं, मुझे सहयोग से मिले हैं, कि मैंने कभी उस चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो अगर देश सेवा की भावना आपके अंदर भरी हुई है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बस ये है कि जब एजुकेशन कर रहे हैं, जब आप छोटे होते हैं, यानी 10th क्लास से होते हैं, अगर आपने तभी सोच लिया, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस करते रहिए। 12th में आते हैं तो जो चीज़ रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप CDS में जाएँ, चाहे आप CAPF में जाएँ, उसमें भी रीजनिंग के आएंगे। थोड़ा GS पे अपना ध्यान रखिए कि देश विदेश में क्या हो रहा है। और ये तो हो गया करंट नॉलेज। और पीछे के क्वेश्चंस, एक बार उनके क्वेश्चन पेपर को देखिए कि किस तरीके का पैटर्न आता है। मतलब थोड़ा सा अपनी एजुकेशन, जो बेसिक कन्वेंशनल हमारी पढ़ाई है, उसके अलावा थोड़ा सा आधा घंटा देंगे, आपको कोई ताकत नहीं है कि कोई आपको सफल होने से रोक पाए और आप उसमें सेलेक्ट ना हो पाए। बस उसके अलावा मैं यही कहूँगा कि अगर आप इससे भी बड़ा आप कोई टारगेट लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में आपको आना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप। आप देखेंगे आपके बॉडी के अंदर से जो शक्तियाँ हैं, थोड़ा जैसे हमारे जो बॉडी है ना, 3 नाड़ियों से मिलकर बना होता है, ईड़ा, पीड़ा, सुषुम्ना, और 7 चक्र होते हैं हमारे। जी सर। ये सबसे नीचे आपका मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, हृदय चक्र, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रा। आप इसको थोड़ा सा जागृत कर लेते हैं। जब मेडिटेशन थॉटलेस अवेयरनेस लाते हैं ना, आपके विचार आने रुकते हैं, तो आप देखिए कि आपकी कंसंट्रेशन पावर क्या बढ़ जाती है। आप जिस चीज़ में भी आप हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। आप सिर्फ सच्चाई पे चलें, अपना काम अच्छे से करते हैं, देश को सर्वोपरि रखें। जो लोग अभी मिस कर रहे हैं, छुपा हुआ सबके अंदर है, लेकिन देश को सर्वोपरि रखें। कंट्री इज फर्स्ट, आपको कोई नहीं रोक सकता, और फोर्स में आप सेलेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मनविंदर, पहले कि आप बहुत अच्छा करते हैं, आपके मैंने पहले भी पॉडकास्ट देखे हैं। थैंक यू द वे यू टेकिंग, मुझे थोड़ा इसका कैमरे की इतनी आदत नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा हुआ सर, ये वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट मेरा जो भी था, जो अंदर था, वही मैंने आपको सामने बोला है, बहुत है ना। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और आप ऐसी तरीके से मुद्दों को उठाते रहें, और आप बहुत तरक्की करें। दिस इज माई गुड विशेज विद यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।